जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, पिछली क्लास में हमने रहीम दास के दोहे को हमने पढ़ लिया था। अब उनसे संबंधित आइए ये क्वेश्चन आंसर को करते हुए हम चीजों को समझते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न हमारे एग्जाम में बनते हैं। तो आइए बच्चों, ये प्रश्न उत्तर जो है ना बच्चों, आपके जिस बच्चों के पास पुस्तक है उन सबको ये मालूम होगा कि इसका आंसर भी दिया हुआ है। लेकिन बच्चों, ये वीडियो देखने से क्या होगा, इसमें अन्य चीजें भी डिस्कशन होते रहते हैं, तो सुनने से भी हमारे दिमाग पे चीजें काफी समय तक बनी रहती हैं। और हम एक दो बार अगर वीडियो देख लेते हैं और फिर उसके बाद में अपनी हैंड राइटिंग में वन लाइनर क्वेश्चन के टाइप के, जैसे ये क्वेश्चन लिख लिए, ये देखिए ये क्वेश्चन लिख लिए, उसके बाद में यहाँ ये करके जो इसमें आंसर सही है यहाँ पर लिख दिए और इस तरह से फिर रिवीजन करते हैं तो बहुत समय तक हमारे दिमाग में बना रहता है। और अभी से ही आपको अपने पढ़ाई को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप सीनियर क्लासेस में पहुंच गए हैं बच्चों। अगली क्लास में अब आप क्लास 10 में पहुंचने वाले हैं और मेच्योर होने वाले हैं। चीजों की अच्छी परख आपको होनी चाहिए। आपका जो हिंदी विषय है आपको बहुत अच्छे से मजबूत होना चाहिए, क्योंकि बच्चों ये क्लास 9 से ही शुरू होता है। हमारा गद्य काव्य क्या है, पद्य काव्य क्या है, तो चीजें बड़ा कठिन होती हैं। इसलिए हमको निरंतर समय देना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है, थोड़ा थोड़ा ही सही पर पढ़ते रहना है निरंतर। तो आइए बच्चों, इस प्रश्न को हम करते हैं और चीजों को समझते हैं। यहाँ पर कहा गया कि रहीम हिंदी साहित्य के किस काल से संबंध रखते हैं। भक्ति काल से रखते हैं, आदिकाल से रखते हैं, आधुनिक काल से रखते हैं, या बच्चों फिर रीत काल से रखते हैं। तो आप जानते हैं कि रहीम कैसे हैं, भक्ति काल है ना, भक्ति की बात करते हैं, इसलिए ये भक्ति काल से संबंधित हैं। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए इनका इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब चीज हमने आपको इसीलिए क्या कहते हैं वो जीवन परिचय पढ़ाया है ना, तो उसमें आपको हमने बता दिया है। फ्लो चार्ट आप उतार दीजिए। अगर आप फ्लो चार्ट बना लिए हैं और उसका निरंतर रिवीजन कर रहे हैं तो फिर ये सब चीजें आपके लिए एकदम आसान हो जाएंगी। तो देखिए बच्चों, रहीम का जन्म कब हुआ, 1550 में, 1556 में, 1560 में, या फिर 1565 में, बताइए बच्चों। तो हमने आपको बताया है 1565 में। और बच्चों जो नए बच्चे हैं जो जुड़े हुए हैं उनको ये जीवन परिचय और जो कबीर के दोहे हैं, जो भी रहीम के जो दोहे हैं, ये सब हम इनका लिंक आपके इस वीडियो में दे देंगे, आप उसको भी देख लीजिएगा। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। रहीम का जन्म स्थान बताइए बच्चों। लाहौर में हुआ था, मुल्तान में हुआ था, आगरा में हुआ था, या फिर बच्चों दिल्ली में हुआ था। तो आप जानते हैं, हमने बताया था आपको कि लाहौर में हुआ था इनका जन्म। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनकी भाषा कैसी है बच्चों, रहीम जी की भाषा कैसी थी, अवधी थी, ब्रज थी, भोजपुरी थी, या फिर मैथिली थी। तो आप जानते हो बच्चों कि इनकी भाषा कैसी थी, ब्रज भाषा थी, क्योंकि ये श्री कृष्ण प्रेमी थे। और इससे दिमाग लगाया जा सकता है कि जब श्री कृष्ण प्रेमी थे तो जाहिर सी बात है कि इनकी भाषा भी ब्रज रही होगी, ऐसे भी लगा सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सी रचना रहीम जी की है। अब ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा बच्चों। देखिए 3 किसी अलग का होगा इसमें और 1 रहीम जी का होगा। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि इसमें कौन सी एक रचना है जो रहीम जी की है, बाकी सब अन्य किसी और की होगी। तो देखिए रहीम से सही, श्रृंगार से सही और रहीम रत्नावली। तो बच्चों ये सभी रहीम जी की रचनाएं हैं, हमने आपको पढ़ाया है जीवन परिचय में, देख लीजिएगा आप। देखिए रास पंचाध्याय के रचनाकार है, बताइए रहीम जी हैं, सूरदास जी हैं, तुलसीदास हैं, या फिर मीराबाई जी हैं। रास पंचाध्याय। तो बच्चों आप तो जानते ही हैं कि ये पूरा रहीम से ही संबंधित क्वेश्चन आंसर हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि रास पंचाध्याय के रचनाकार कौन होंगे, रहीम जी होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रास पंचाध्याय का आधार स्तंभ बताइए बच्चों। आधार स्तंभ क्या चीज होता है कि मतलब रामायण है, श्रीमद् भागवत पुराण से आधार होता है बच्चों कि ये इन्होंने रास पंचाध्याय जो शीर्षक नाम दिया, इसमें जो इन्होंने लिखा है वो किस पुस्तक को आधार बनाया है। रामायण को आधार बनाया, श्रीमद् भागवत को आधार बनाया, या फिर महाभारत को, या फिर इनमें से कोई नहीं है बच्चों। तो बताइए, हमने आपको बताया था कि जीवन परिचय में ये जिक्र किया है कि श्रीमद् भागवत को इन्होंने आधार बनाया है रास पंचाध्याय में। अब आइए बच्चों, नीत रहीम का कौन सा ग्रंथ नीत के दोहे का संकलन है, अर्थात कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो नीत के दोहे में है। तो
नीत का दोहा, दोहा मतलब नीत के दोहे के नाम से शीर्षक से एक संकलन है। संकलन अर्थात कई तरह के छोटे बड़े दोहे इसमें संकलित है, मतलब एक जगह पर इकट्ठा है। तो रहीम सतसई में, श्रृंगार सतसई में, मदनाष्टक में, या फिर रहीम रत्नावली में? तो बच्चों ये रहीम सतसई में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सौ बार नामक पंक्ति किस कवि के हैं? यहाँ पर देखिए, अब कभी पूछ ले हैं और यहाँ पर आपको व्याख्या भी पूछ सकते हैं या भावार्थ भी पूछ सकते हैं इस तरह से पंक्ति देकर। तो देखिए बच्चों ये किस के है? तो आप जानते हो रहीमदास ने कहा, हमने पंक्ति में आपको पढ़ाया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पर भी वही चीज है। जुरे गांठ पर जाए नामक पंक्ति किस? अब इतना से पूछ लिया जुरे गांठ पर जाए, तो देखिए सूरदास, मीराबाई, रहीमदास या फिर तुलसीदास? तो आप जानते हैं बच्चों कि ये रहीमदास का ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं बच्चों। रहीम को खान खाना की उपाधि किसने दी थी? तो आप जानते हैं, हमने आपको पढ़ाया था बच्चों ना। तो ये तो बैरम खां के पुत्र ही थे रहीम। हुमायूं और अकबर या फिर जहांगीर, तो इनको खान खाना की उपाधि और अपने 9 रत्नों में शामिल अकबर ने किया था। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से किससे रहीम की मित्रता थी? गुरु नानक से, कबीर से, मीरा से या तुलसीदास से? तो आप जानते हैं बच्चों, हमने आपको बताया ही था कि इनको क्या कहते हैं, ये तुलसीदास से इनकी मित्रता थी और इन्हीं से, रहीमदास से ही क्या कहते हैं, प्रभावित होकर इन्होंने बरवे रामायण भी लिखा था। बरवे के ये जनक माने जाते हैं। कौन? रहीमदास। नगर शोभा किस छंद में है? सोरठा में है, दोहा में है या बरवे में है या फिर इनमें से किसी छंद में नहीं है? तो बताइए बच्चों किस छंद में है? तो ये बरवे के लिए मशहूर है, क्षमा करें बच्चों, ये दोहा में है। किस में है? दोहा में है। किस में है बच्चों? नगर शोभा किस छंद में है? तो ये नगर शोभा रहीम जी का है और ये दोहा छंद में है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। असत्य कथन है रहीम ने गंगा और विष्णु की भक्ति में कविताएं लिखी। असत्य की बात पूछ रहे हैं। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए इस पे, असत्य यानी कि इसमें 3 जो है सत्य होंगे और 1 होगा जो असत्य होगा। तुलसीदास रहीम के मित्र थे, रहीम संस्कृत के जानकार थे, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं अर्थात इनका कहने का मतलब है कि इनमें से जो तीनों दिया है कोई भी सत्य नहीं है, अर्थात तीनों असत्य हैं, या इनमें से अगर कोई नहीं ठीक लग रहा तो यानी कि तीनों सत्य हैं। तो बताइए बच्चों, रहीम ने गंगा और विष्णु की भक्ति में कविताएं लिखी थी, ऐसा हमने आपको जीवन परिचय में पढ़ाया नहीं था, तो ये भी सही है। फिर उसके बाद तुलसीदास रहीम के मित्र थे, तो ये भी सही है। अभी नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में देखा आपने। और रहीमदास संस्कृत के भी जानकार थे, ये भी सही है। इसका मतलब ये तीनों आंसर नहीं होगा बच्चों, आपका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, अर्थात इनमें से तीनों सत्य है। तीनों क्या है? सही है। इसलिए इसमें से कोई आपका आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं? असत्य है, मतलब इनमें से कौन सा असत्य है? तो चूंकि तीनों सत्य है इसलिए इसमें कोई भी मतलब असत्य नहीं है, इसलिए यहाँ पर लगा दिए कि कोई भी असत्य नहीं है। चीजें समझ पा रहे हैं ना बच्चों? ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, पढ़ाई कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ये जब आपने क्वेश्चन सुना तो आपको कुछ कंफ्यूजन लगा कि नहीं लगा कि मतलब इन्हें अस्वस्थ कह रहे हैं, तो मैम यहाँ पर टिक लगाई हैं कि इनमें से कोई मतलब नहीं है, अर्थात इनमें से सभी जब सत्य हैं और यहाँ पर असत्य की बात कर रहा तो इनमें से कोई नहीं होगा आंसर, सही आंसर। आइए बच्चों 15 एंड लास्ट क्वेश्चन। पाठ के आधार पर सही युग्म नहीं है। देखिए बच्चों, नहीं है चंदन, सांप, जाल, मीन, धागा, मोती, सुई, तलवार। बताइए बच्चों इसमें से आपका बताइए। चंदन, देखिए बच्चों इसमें धागा और मोती ये सही नहीं बैठ रहा, कह रहा कि कौन सा युग्म सही नहीं है। तो अब बाकी देखिए, चंदन सांप आपने पढ़ा नहीं था कि चंदन सांप लिपटत रहा था पर विष उसमें नहीं समाता चंदन में, और जो मछली है जाल में रहकर और पानी उसका साथ छोड़कर चला जाता, मछली जाल में ही रह जाती, पानी नहीं रुकती है जाल में। और सुई और तलवार की तुलना की नहीं थी कि जहां पर सुई का काम लगता है वहां पर सुई का महत्व और जहां पर तलवार का काम लगता है वहां पर तलवार का महत्व, अर्थात दोनों का अपने अपने जगह पर महत्व है। याद आया आपको बच्चों? देखिए अब ये लास्ट है 16 नंबर। दीन बंधु कौन हो सकता है? जो राजा हो, जो सहोदर हो, जो दीन की मदद करे, या इनमें से कोई नहीं?
तो बताइए बच्चों, साफ साफ यहाँ पर दीन छिपा हुआ है ना, तो जो दीन की मदद करेगा वही तो दीन बंधु होगा। तो आइए बच्चों, इन क्वेश्चन के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आप देखिए आपके जो भारतेंदु हरिश्चंद्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आते हैं बच्चों, इनको बहुत अच्छे से याद, ये जो निरंतर जो शुरुआती पढ़ा रहे हैं 5 से 7 कवि लेखक पढ़ाएंगे ना बच्चों, इसको बहुत मन लगा के आप याद कर लीजिएगा और ये आपके एग्जाम में बनेगा। एग्जाम में बनने का बात ही अलग है, वो तो बनेगा ही बच्चों, आप अच्छा करके आओगे ही। सबसे बड़ी बात, आपको नॉलेज होना जरूरी है, हिंदी को मजबूत करना है। और जब आपको ज्ञान मिल जाएगा, अच्छे से मजबूत हो जाएगा हिंदी, तो उसमें कोई दो राय है क्या कि आप हिंदी एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल भी अच्छा नंबर कर पाएंगे आप। इसीलिए तो आप निरंतर, आपको पढ़ने के बारे में बता रहे हैं कि आप निरंतर थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, नहीं ज्यादा पढ़ पा रहे, थोड़ा ही पढ़िए, समय दीजिए। तो आइए बच्चों, अब हम इन वाक्यों के साथ, शब्दों के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के साथ। जय हिंद बच्चों।